हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का जो सीबीएसई का क्लास 12th का है 2021 के लिए उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने किया था, वो अपलोड भी कर दिया। अब ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है 3 to 11 में ये कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कैरिंग 1 मार्क ईच। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA इज दिस। तो ये कोलरॉज लॉ पे है। कोलरॉज लॉ क्या कहता है? कोलरॉज लॉ states that the limiting molar conductivity of any compound is the sum of all the ions present in the solution at infinite dilution when the compound is in the form of ions at that point, irrespective of the charge present on the ions, आयंस पे कोई भी चार्ज हो, जितने भी आयंस बनेंगे सबका मोलर कंडक्टिविटी का सम ले लीजिए। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट each ion will have a definite contribution towards the molar conductance of the solution। ये बात कोलरॉज लॉ कहता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी होती तो कोलरॉज लॉ से हम निकाल लेते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसमें ये दिया है कि CH3COH कह रहा है कि CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी इन चारों में से कौन सी होगी। इफ़ दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA दिया है वो 91 है। ठीक है, और H प्लस की कंडक्टिविटी इतनी दी है, Na की इतनी दी है। तो हम क्या करेंगे कि CH3COH की निकालनी है हमें। तो दिस इज़ इक्वल टू CH3CO माइनस आयंस और H प्लस के आयंस की कंडक्टिविटी, और CH3CONA की हमें दी हुई है, वो टूटेगा CH3COO माइनस में Na प्लस में। इसकी 91 हमें दी हुई है, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, हमें क्या करना है, ये वाले आयंस हटाने हैं और ये वाले आयंस की जोड़नी है। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी CH3COH इज इक्वल टू H प्लस आयंस की जोड़ दो, Na माइनस की, Na की माइनस कर दो। तो इसको है ना, इसको ले लीजिए CH3COO माइनस, और जो Na प्लस है इसकी हमें टोटल मिल रही है 91। ठीक है, इसकी 91 मिल रही, तो टोटल ये 91 ले लीजिए, प्लस H प्लस आयन की मिल जाएगी, Na की माइनस कर देंगे, H प्लस की प्लस कर लो, Na की माइनस कर दो, चाहे यहाँ पे ही दिखा दो। चलो H प्लस हमने दिखा दिया, प्लस माइनस Na प्लस की कर दो। तो इसकी 91 है, H प्लस की कितनी है 349.6 है, और Na की कितनी है माइनस कर दें 50.1। ठीक है, और ये इसकी ये है। तो इसको जब जोड़ोगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 390.5। इसको इसमें से करीब 40 ये चला गया है ना, 50 गया तो 40 बचा, 41 यहाँ जोड़ दोगे तो 90 के आसपास आ जाता है। तो 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आंसर होगा। थर्ड वन इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, ये कोलरॉज लॉ लग रहा है हमको, इसका निकालना है। इसका दिया हुआ है, इसका टोटल 91 दिया हुआ है, इसमें से Na को निकालना है, H प्लस को जोड़ना है। तो Na को दिया हुआ है Na का ये, H प्लस का हमें दिया हुआ है ये, तो इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है,
इनका कोई काम ही नहीं है, ये ऐसे ही दे रखे हैं बहकाने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बस इनको वैल्यूज़ रखो, आंसर आ गया। ओके बच्चों, हटा दें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कोलरॉज लॉ पे है, कोलरॉज लॉ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, विच स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन विल हैव डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। हर आयन का देख रहे हैं, H+ का दिया हुआ है, Na+ का दिया हुआ है, इसका टोटल दिया था 91, ये ले लिया। H+ हमें चाहिए क्योंकि एसिटिक एसिड में, तो वो जोड़ दो, Na का हटा दो, -+ करने पे ही आंसर आ जाएगा। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब है दूध जो है दही में चेंज हो जाता है, वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भी प्रोटीन्स डीनेचर्ड होंगे, ठीक है ना, तो उसके केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मिल्क जो है वो दही में चेंज हो रहा है, तो उस समय प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे चने को उबाल दो, कच्चे चने को उबाल दो, तो उसमें भी डीनेचुरेशन हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन्स विल बी डीनेचर्ड। फिर वो चने को आप ज़मीन में डालोगे तो उसमें से पौधा नहीं उगेगा। एग को उबाल दोगे तो उसका भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगा। फिर उस अंडे में से मुर्गी का बच्चा नहीं पैदा होगा कभी, क्योंकि प्रोटीन्स हैव बीन डीनेचर्ड। ठीक है, तो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें और पार्ट दिया है डाइसैकेराइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। डाइसैकेराइड्स जब दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं, जैसे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को जुड़ जाएंगे तो डाइसैकेराइड, 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राइसैकेराइड, बहुत ज़्यादा सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड। तो ये कह रहा है सुक्रोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग इन नेचर, वो डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग इन नेचर होगा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है रिएक्ट करने के लिए, तो इसके अंदर लैक्टोज एंड माल्टोज के केस में फ्री होता है, तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है और माल्टोज जो है आपका वो शहद में पाया जाता है, हनी में। ठीक है, इन दोनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप इज़ फ्री टू रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, देयरफॉर दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। औरों में फ्री नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा है। लैक्टोज और माल्टोज में फ्री है, क्योंकि सुक्रोज में फ्री नहीं होता है, तो इसलिए वो तो करेगा नहीं। लैक्टोज और माल्टोज कर सकते हैं, तो इसका और वाले पार्ट का आंसर सी फॉर कैलकाटा हो गया। ठीक है, हटाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, हटाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। When 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor will contain given vapor of benzene, vapor pressure benzene का 12.8 kilopascals, vapor pressure of toluene is 3.85 kilopascals। अब ये कह रहा है कि जब 1 मोल बेंजीन 1 मोल टॉल्यूइन के साथ मिक्स्ड है, तो वेपर्स किसके ज़्यादा होंगे या किसके कम होंगे या बराबर होंगे। पहला कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एज इट फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन, फिर अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एज इट फॉर्म्स एन नॉन आइडियल सोल्यूशन, फिर हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, फिर कह रहा है हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन। देखिए, वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा है उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। जब टेम्परेचर दिया जा रहा है सेम टेम्परेचर पे, इसके वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और इसके कम बन रहे हैं, जबकि दोनों 1-1 मोल हैं। तो जिसके वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे हैं, ये समझ के चलिए कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो परसेंटेज ऑफ बेंजीन विल बी हायर इन दिस सॉल्यूशन। अब ये जो कह रहा है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एज इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये जल्दी उड़ रहा है, ये इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब है इसके वेपर्स आसानी से बन रहे हैं, इसके वेपर्स मुश्किल से बन रहे हैं। तो जिसके आसानी से बनेंगे वो पहले उड़ेगा, जिसके मुश्किल से बनेंगे वो बाद में उड़ेगा, कम उड़ेगा। तो पहले ये उड़ेगा, बाद में वो उड़ेगा। तो इसके वेपर्स ज़्यादा होंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम, इसके वेपर्स ज़्यादा होंगे, उसके वेपर्स कम होंगे। जैसे दूध है, दूध में पानी है, आप हीट करोगे तो पानी पहले उड़ेगा, पानी ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक्चुअल जो दूध के अंदर और चीज़ें हैं वो कम वॉलेटाइल हैं, तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसका वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, वो ज़्यादा उड़ेगा, उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन होगा। तो ये तो है ही नहीं, परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन कम होगा ही नहीं, ये तो इसके तो वेपर्स कम बनेंगे, तो ये तो हायर होइएगा नहीं।
ठीक है। इक्वल अमाउंट इसलिए नहीं होगा कि दोनों के वेपर प्रेशर अलग अलग हैं। अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन एज इट्स फॉर्म नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए आइडियल सोल्यूशन वो है जिसमें हम दोनों का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्वाइट सिमिलर होते हैं। तो बेंजीन और टोल्यूइन के क्वाइट सिमिलर हैं। अगर इनका सोल्यूशन बनाएंगे तो आइडियल बनेगा, नॉन आइडियल नहीं बनेगा। पर उसके अंदर अनइक्वल अमाउंट ऑफ टोल्यूइन, ठीक है, इसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ टोल्यूइन होगा एंड ये ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, इसके कम बनेंगे, बट सॉल्यूशन तो आइडियल है क्योंकि दोनों के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर क्वाइट सिमिलर। तो आंसर सी इज़ राइट। हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा उसके वेपर्स भी ज़्यादा। ठीक है, अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में ये जो कह रहे हैं कि जिंक जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करने का कारण क्या है। देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड होता है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये जिंक नहीं शो करता है तो इसको हटा दो। स्कैंडियम भी शो नहीं करता है और सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब शो करने का कारण क्या है? शो करने का कारण क्या होता है कि इनके अंदर आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल बोथ टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 5। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Mn+2 पे आ जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर और जाते हैं 3, 4, 5 तक आ सकता है, 7 तक आ जाता है, Mn+5+7 तक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ सकता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल 4 है एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल 3 है, बोथ टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज देयर एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। अब जिंक के केस में क्या है? जिंक एटॉमिक नंबर है 30, इसका 3d 10 होता है और 4s में 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ये तो निकलेंगे नहीं क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। इसमें ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड था और एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये फुल्ली फिल्ड है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर जिंक नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो है नहीं, ये गया काम से। 3d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, यस ये बात सही है, कंप्लीटली फिल्ड 3d सबशेल है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इनकी एनर्जीज आर क्वाइट नॉट क्वाइट सिमिलर। इनके केस में क्या हो रहा है? द एनर्जीज ऑफ द आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल आर क्वाइट सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर नहीं है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ से निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। कंप्लीटली फिल्ड 4s शेल सब शेल से तो लेना नहीं, 4s से तो निकल जाएंगे आसानी से, तो ये भी गया काम से। कॉमन आयन इफेक्ट अलग चीज़ है। कॉमन आयन इफेक्ट तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम हो जाती है। जैसे आपका मान लो कार्बन में है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, तो सिलिकन में +4 होगी, यहाँ +2 होगी। ऐसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घट रही है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। When we go down the group and the oxidation state decreases by 2 because of inert pair effect. The cause is that when electrons are filled in d and f orbitals whose shielding is poor, then the force of attraction of the nucleus increases on the electrons of the s orbital. Hence they are not able to participate in the bond formation. तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो वो उसका लेना देना इससे तो है ही नहीं, जिंक से, तो ये भी गया काम से। तो यही है, कंप्लीटली फिल्ड 3d और सब शेल है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये जो एलिमेंट्स दिखाते हैं उनका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल बोथ टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज देयर एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। बट जिंक के केस में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, पर 3d के निकलने में मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, तो इनकी और इनकी एनर्जीज में बहुत डिफरेंस हो गया, तो खाली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एंड जिंक विल नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, तो ये कंप्लीटली फिल्ड 3d शेल सेल की वजह से जिंक आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा है। ओके जी, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग 6th क्वेश्चन पे आ गए। 6th क्वेश्चन का पार्ट है,
पहला वाला पार्ट तो हमने कर लिया था, ये ऊपर से हटा ही दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। डायामैग्नेटिक आयन कौन होता है? जिसके अंदर सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन दी ऑर्बिटल्स, तो वो डायामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड होता है तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो डायामैग्नेटिक है तो रिपेल होगा, उसके अंदर सारे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक में एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा इनमें डायामैग्नेटिक है। ये पैरा है, ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, यही डायामैग्नेटिक है। कैसे? स्कैंडियम 21 इन्होंने दिया है, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, 2 2 6 2 6 2 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब +3 स्टेट में जब ये कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन ये भी निकल जाएगा और एक ये भी निकल जाएगा, तो आपके पास कहाँ तक बचेंगे? ये बचेगा, 3p6 बचा एंड में, तो ये तो फुल्ली फिल्ड है, तो डायामैग्नेटिक है। 1 2 3 4 5 6, देखो इट इज़ डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब बात करते हैं वेनेडियम की। वेनेडियम 23 है तो यहीं से देख लेते हैं, 4s2 और 3d3 होगा, ठीक है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं वेनेडियम का? वेनेडियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे 4s से, तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 5 में से 5 ऑर्बिटल्स में 3 हैं, तो 3 अनपेयर्ड हो गए नहीं, तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसे मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ 25 होता है, उसके 3 निकाल दो, ठीक है, मैंगनीज़ 25 है, 3d5 4s2, 3 निकालोगे 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो 4 रह जाएंगे। डी में जब 4 रह जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कॉपर +2 में, कॉपर का हाल क्या है? 29 है कॉपर में, तो 3d10 4s1 हो जाता है कॉपर में। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल करके ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की आ गई। Cu2+ करोगे, एक यहाँ से चला जाएगा तो 3d9 रह जाएगा, तो 9 में एक अनपेयर्ड रह गया, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड हो गया, तो पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन है? केवल स्कैंडियम 3+ में, तो ये आंसर हमारा स्कैंडियम 3+ में। देख रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कैसे, अगर जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसके अंदर पेयर्ड रह जाएंगे, किसके अंदर एक भी अनपेयर्ड अगर आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें सारे पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक। स्कैंडियम में डायामैग्नेटिक आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपन अमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH गिव्स व्हाट। ये जो प्रोपन अमाइड है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। प्रोपन अमाइड ये हुआ, ठीक है। इसको प्रोपन अमाइड को जब आप ब्रोमीन और KOH दोगे या NaOH दोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि ये CO हट जाएगा यहाँ से और ये आपको ये मिल जाएगा इथानमीन, और ये सब Na2CO3 बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ये आपका इथानमीन। आंसर ये होगा, यू विल गेट इथानमीन, इथानमीन। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, अमाइड को अमीन में चेंज करते हैं और एक कार्बन कम करना होता है। तो ब्रोमीन और NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करोगे तो CO हट जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है, अमाइड इज़ कन्वर्टेड टू अमीन एंड 1 कार्बन इज डिक्रीज। जब भी हमें एक कार्बन घटाना हो तो हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से कर सकते हैं, ब्रोमीन NaOH या ब्रोमीन KOH लेके करते हैं, इसलिए इथानमीन मिलेगा प्रोपनामाइड से इथानमीन। ओके बच्चों, तो हटा दें, ये 7th क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चंस, ठीक है। NCERT के पैटर्न पे हैं सारे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं 7th क्वेश्चन का और पार्ट है ये कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमीन विथ 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के साथ मिथाइल अमीन, ये मिथाइल अमीन है CH3NH2, ठीक है।
इसका इधर से भी H और इधर से भी H हट जाएगा जब इथाइल अमीन से रिएक्ट कराओ, इथाइल क्लोराइड से कराओगे रिएक्ट। तो 2 मोल्स होंगे तो एक इधर भी C2H5 लग जाएगा, इधर भी C2H5 लग जाएगा। जब लग जाएगा तो क्या होगा देखिए, ये CH3N H हट के इधर C2H5 लग गया और इधर भी C2H5 लग गया। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे N मिथाइल इथानमीन, इसको हम कहेंगे N इथाइल, ई पहले आता है ना, और फिर N मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 2 की लोगे, N मिथाइल इथानमीन, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा। N मिथाइल इथानमीन विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, जब मीथेन अमीन को 2 इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो दोनों हाइड्रोजन हटके वहाँ पे इथाइल लग जाएगा और उसका जो कंपाउंड बनेगा उसको N मिथाइल इथानमीन कहते हैं। ओके जी, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर लाइक NO2 एंड HCN आर। एम्बिडेंटेट का मतलब है जो दोनों तरफ से लोन पेयर दे सकते हैं। NO2 में N के ऊपर से भी दे सकता है और O के ऊपर से भी दे सकता है, दोनों पे, चाहे इधर से दे दे चाहे इधर से, पर देगा एक ही तरफ से। एम्बिडेंटेट का मतलब है इट हैज़ गॉट लोन पेयर ऑन 2 एटम्स बट इट विल डोनेट फ्रॉम ओनली 1 साइड। ऐसे ही HCN का है, HCN में भी N के ऊपर भी लोन पेयर होता है, S के ऊपर भी लोन पेयर होता है, तो इसको हम एम्बिडेंटेट कहते हैं। या तो S की तरफ से देगा या N की तरफ से लोन पेयर देगा। तो इसलिए अगर जैसे इसके अंदर N की ओर से देगा तो नाइट्राइटो N कहते हैं, नाइट्राइटो N, और अगर O की ओर से देगा तो नाइट्राइटो O, तब नाइट्राइटो O कहते हैं। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड जो है वो केवल एक ही तरफ से लोन पेयर देगा, हालांकि उसके पास लोन पेयर 2 अलग अलग एटम्स पे हैं, बट एक बार में एक ही तरफ से देगा, तो इसलिए यूनिडेंटेट मतलब एक तरफ से, डाइडेंटेट मतलब 2 तरफ से, पॉलीडेंटेट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा तरफ से देगा। और एक लिखा था वेरिएबल लिखा था एज वेरिएबल डेंटिसिटी, तो वो भी नहीं है, वेरिएबल नहीं होगी, एक ही जगह से देगा। डेंटिसिटी मतलब है अगर एक तरफ से लगता है तो मोनोडेंटेट, 2 से तो डाइडेंटेट, 3 है तो ट्राइडेंटेट, इस तरह से होता है। तो इसका आंसर जो होगा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का एक ही तरफ से देंगे तो उसको हम यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम इसका 8th का और पार्ट करेंगे, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, 8th का और पार्ट देख लेते हैं, उसको भी लिख देते हैं बोर्ड पे, इसको हटाते हैं। हाँ जी बच्चों, और पार्ट कर रहे हैं 8th क्वेश्चन का। कह रहा था राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो हमको टेट्रा अमीन कह रहा है तो 4 अमोनिया होने चाहिए, और कोबाल्ट कह रहा है तो सबसे एसेंशियल मेटल कोबाल्ट हो गया। टेट्रा अमीन का मतलब है 4 अमोनिया होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है एक्वा भी, तो वाटर भी एक होना चाहिए, और उसके अलावा कह रहा है क्लोराइडो तो एक क्लोरीन भी होना चाहिए, उसको ब्रैकेट दो या ना दो चल जाएगा। अब क्लोराइड कह रहा है, अब Cl तो बाहर है, अब कितने Cl बाहर होंगे वो कैसे पता चलेगा इससे। अब देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसने 3 कह दी, तो ये +3 है, इसकी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, इसकी -1 होती है। अब यहाँ पे जो भी है ओवरऑल, अगर यहाँ पे अगर हम खाली एक ही लेते हैं इसको तो -1 = 0 करेंगे तो +1 आ जाएगा। ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसको 2 होना चाहिए, तो Cl2 अगर कर दोगे तो इस केस में अगर Cl2 कर देते हो तो यहाँ -2 = 0। ठीक है, तो सारा बैलेंस हो जाएगा। इसका +3 चार्ज है, ये 0, ये 0, ये -1 और ये 2 मिला के -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो दिस एंड दिस विल बैलेंस टू गिव यू 0। ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसके केस में 0 हो रहा है, तो दिस इज़ राइट आंसर। इसके केस में ये +3 आ रहा है, ये सब 0 है, ये -1, ये -3, तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अब इसके केस में 2 ही अमोनिया लगे हैं,
टेट्रामीन का है तो ये 2 लगाए हैं तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसके केस में एक ही क्लोरीन लगाया है तो ये 3 है, ये -1, ये -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब बातें आपको देखते हुए दिस इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दिए सैम्पल पेपर के, तो ये शो कर रहा है कि अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद वेरी ग्रेट ईज, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करिए विद कॉन्सेप्ट को समझते हुए करोगे, सब कर ले जाओगे। अंदर के और पीछे के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी दिए, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री बाय एसके अग्रवाल, उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं केमिस्ट्री पे 11th 12th, तो आप देखिए उन्हें और शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।